हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त आर के सिंह और आप देख रहे हैं आर के सिंह एकेडमी। दिस इज द कंप्लीटली एजुकेशन बेस्ड चैनल। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे सारे वीडियो में सीबीएसई क्लास 10th 9th 8 7 6 ये सारे, और इसके साथ साथ मोटिवेशनल इस जो भी चीजें होती है और भी जीके जीएस कंप्यूटर से रिलेटेड आपको हम प्रोवाइड कराते हैं। आज जो इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रहा हूं, इसमें सीबीएसई क्लास 10 की हिस्ट्री जो सोशल साइंस हिस्ट्री है, उसका जो चैप्टर 2 है, उस चैप्टर 2 में नेशनलिज्म इन इंडिया, उस दो वीडियो के बाद का अगला वीडियो जो हम आप देखेंगे, जिसमें आपको समझ में आएगा। अगला पोर्शन है रॉलेट एक्ट, काला कानून। यानी अंग्रेजों ने एक कानून बनाया था, उस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट यानी काला कानून। इस काला कानून के बारे में पूरी तरह से आपको समझाएंगे और साथ साथ आपको बुक का भी पॉइंट कवर करेंगे, जिससे कि आपको ये न समझ में आए कि नहीं मेरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पोर्शन मिस हो गया। दूसरी चीज, इसको और समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जनरल नॉलेज जो आफ्टर 10th जब आपका कंप्लीट होगा, और वैसे स्टूडेंट जो आगे फ्यूचर में अपना प्लानिंग करके चले हैं कि मुझे बीपीएससी यूपीएससी और भी बैंकिंग रेलवे और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन की तैयारी करनी है, वो सारे एग्जामिनेशन की तैयारी में जनरल नॉलेज जो होता है मैक्सिमम हिस्ट्री पार्ट को कवर करने के लिए इस टाइप्स के इस चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगा। नेशनलिज्म इन इंडिया में आपके हर मॉड्यूल, हर वीडियो से आपके नॉलेज बढ़ेंगे, आपका क्वेश्चन बनेगा। तो आइए हम देखते हैं व्हाट इज रॉलेट एक्ट। तो ये नेशनलिज्म इन इंडिया का तीसरा वीडियो है। इस तीसरा वीडियो में हम लोग देखेंगे कंप्लीटली रॉलेट एक्ट, जो काला कानून अंग्रेजों ने बनाया था। उस काला कानून के बारे में हम लोग देखेंगे। एक्चुअली हमारे देश के जो भी सत्याग्रही थे, साथ साथ जो महात्मा गांधी जो मेन लीड कर रहे थे, मेन लीड रोल में थे, उनके साथ साथ और भी ऐसे सामाजिक लोग जो थे, अंग्रेजों ने ये ऐसा समझा कि इनको कमजोर करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि बहुत तेजी से ये खेड़ा हो, ये गुजरात का या अहमदाबाद हो, मिल वर्कर्स हो, या चंपारण का जो किसान हो, ये सभी एक ऐसे ऐसे लोग बहुत ज्यादा लोग यूनाइट होते जा रहे हैं। तो उन्होंने ये एक नया कानून बनाया। उस कानून के माध्यम से कोई भी, देखिए कानून क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको। कानून ये हो जाता है कि आपको सरकार को कानून जब बनाती है तो उसको सभी जनता के सभी वर्गों को, हर हिस्से के लोगों को, हर जाति, हर धर्म के, हर कम्युनिटी के लोगों को मानने के लिए बाध्य हो जाता है। अब अगर आपको कह दिया जाए कि सभी लोग बाइक सवार जितने सारे हेलमेट पहन के चलेंगे, तो हेलमेट पहन के चलेंगे, कानून है, और पहनने का टाइम निश्चित कर दिया जाए कि इतने से इतने बजे हेलमेट आपको पहनना है, तो आप उतने बजे से इतने नहीं पहन रहे, तो वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ऐसा नहीं है, बस हेलमेट पहनना है। अब पता चला कि कुछ लोगों को सर में घाव है, लेकिन बाइक चला जा रही है, लेकिन कहा कि नहीं हम आपको हेलमेट पहनना है, घाव है चाहे जख्म है उससे मतलब नहीं है, फाइन करेंगे हम। तो वो ये जोर जबरदस्ती वाली हो जाती है बात। अब वही चीज यहाँ पर एक्ट बन गया। एक्ट मीन्स कानून। सो emboldened with this success, गांधी जी इन 1919, गांधी जी, महात्मा गांधी ने क्या किया, डिसाइडेड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह। पूरे देश में सत्याग्रह उन्होंने कहा कि अब जैसे गुजरात का खेड़ा, चंपारण बिहार का चंपारण, अहमदाबाद मिल वर्कर, अब लगा उनको कि ये दो बिहार और गुजरात से काम नहीं चलने वाला है, देश के और भी हिस्से को टच करना पड़ेगा और काफी मजबूत करना पड़ेगा। नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट। प्रपोज्ड रॉलेट, देखिए प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट का मतलब क्या होता है। प्रपोज्ड का मतलब होता है प्लान किया हुआ, ऐसा कानून जो जानबूझ करके बनाया गया हो, उसको प्रपोज्ड कहा जाता है। प्रपोज्ड रॉलेट एक्ट 1919, दिस एक्ट हैड बीन hurriedly passed through the imperial legislative council despite the united opposition of the Indian members. It gave the government enormous power to repress political activities. देखिए इसमें हो क्या गया, फिर समझिए। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास, जल्दी जल्दी इस कानून को पास किया गया। हरी मतलब जल्दी होता है। दिस एक्ट यानी किसी से राय मशवरा हर बार होता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो हमारा है, बहुत तेजी से स्ट्रांग होते जा रहा था पॉलिटिकली, सोशली।
तो हमारे सरकार के अंग्रेजों का जो भी डिसीजन होता था उसमें इनका भी कहीं ना कहीं राय ली जाती थी, लेकिन ये कानून में कुछ भी पूछा नहीं गया, इसीलिए इसका नाम हम लोग काला कानून कहते हैं, रॉलेट एक्ट को। दिस एक्ट हैड बीन हरीडली पास थ्रू द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है, इसको भी समझने की जरूरत है। जो पार्लियामेंट था उस समय, लिख दीजिए तीर मार के, उस पार्लियामेंट को इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता था। जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा जो भी है, तो उसके अनुसार जो है इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, ठीक है। उन समय अंग्रेजों ने ये अपना नाम रखा। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन, इसके बावजूद भी जो हमारा जो अपोजिशन था अंग्रेजों के खिलाफ, जो हम लोग थे, इंडियन थे, ऑफ द इंडियन मेंबर्स, इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर्स टू रीप्रोसेस। और इस कानून में क्या हुआ, सरकार के पास इतनी ताकत बना दिया, कानून को दिखा दिया कि ये बहुत पावरफुल है। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज। कोई भी राजनीतिक ऐसी घटना हो और उस घटना को दबाना हो, परेशान करना हो, सताना हो, तो ये कानून के माध्यम से उनको परेशान किया जा सकता है। कानून यही था। इट गेव द गवर्नमेंट इनॉर्मस पावर टू रिप्रेस political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. Mahatma Gandhi wanted non-violent civil disobedience against such unjust laws. महात्मा गांधी वांटेड, वो चाहते थे कि नॉन वायलेंट सिविल डिसओबीडियंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉ। तो हमारा जो अहिंसा का जो हथियार है और सविनय अवज्ञा आंदोलन, यही इसी को हम लोग हथियार बना करके ये जो काला कानून बना है, अन्याय, जिसमें एकदम अनजस्ट है, किसी को ऐसा कानून जो अन्यायपूर्ण है, अनजस्ट लॉ मतलब अन्यायपूर्ण कानून, which would start with a हड़ताल ऑन 6 अप्रैल। हड़ताल का मतलब आप लोग जानते ही है, स्ट्राइक बोलते हैं इंग्लिश में। स्ट्राइक यानी 6 अप्रैल को, 6 अप्रैल 1919 को यहाँ पर स्ट्राइक किया गया। और पूरे देश में, जैसे अभी हमने आपको बताया है, पुराने वीडियो में भी बताया था कि रेल रोको अभियान, रेल चक्का जाम करो अभियान, रेल इज द बिग थिंग्स, और वो रेल से ही रिलेटेड चीजें भी थी, तो रेल को ही डिस्टर्ब किया गया। वैसे ही यहाँ पर है, हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर अब, तो उस समय रैलियां बहुत निकाली गई। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज। देश के, भारत के अलग अलग शहरों में रैली निकाली गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। फैक्ट्री में काम करने वाले जो मजदूर थे अंग्रेजों की बनाई हुई फैक्ट्री में, वो लोग हड़ताल पर चले गए। इन रेलवे वर्कशॉप, बहुत सारा रेलवे वर्कशॉप था, रेल का डब्बा बनना, रेल का इंजन बनना। एंड शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानों को बंद कर दिया गया। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड स्केयर्ड दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस। तो इस तरह से खतरे की घंटी कह सकते हैं आपकी बजा दिया गया, और जितना ज़्यादा हो सके डिस्कनेक्ट करने की कोशिश किया गया अंग्रेजों को अलग थलग करने के लिए। लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज द रेलवे एंड टेलीग्राफ। देखिए उस समय टेलीग्राफ ही था, टेलीफोन नहीं था। टेलीग्राफ को हिंदी में तार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तार। हम लोग पहले 20 साल 40 साल पहले, 30 साल पहले लगता था कि तार आई बा, यानी तार आया है, इसका मतलब कि अर्जेंट कुछ मैसेज है, तभी ये हो गया। पोस्ट ऑफिस में तार का आना मतलब एकदम अर्जेंट मैसेज हो गया। यानी आज का जो मोबाइल फोन है, व्हाट्सअप है, कॉल है, कॉल कहिए आप, तार कहिए, उस तरीके से था। इसके अलावा जितनी सारी चीज़ें थी वो नॉर्मलाइज था। जो चिट्ठी में आपको पोस्ट कार्ड है, लिफाफा जिसको बोलते हैं, ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें थी, और 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 40 दिन में पहुंचता था। लंबा टाइम, क्योंकि देखिए सिस्टम्स तो ट्रांसपोर्टेशन का था नहीं, ट्रेन से एक शहर से दूसरे जगह, हर शहर में ट्रेन थी नहीं, तो ये यहाँ पर ये भी प्रॉब्लम था। हम लोगों को यूनाइट नहीं होने में ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की कमी थी। आज देखिए कैसे एक बार में एक मैसेज कोई दे रहा है, कोई भी कर रहा है कि स्टूडेंट यूनियन जिंदाबाद, सभी स्टूडेंट इतने दिन को इतने बजे यहाँ रेल चक्का जाम करेंगे।
मिनट नहीं सेकंड में व्हाट्सएप पर मैसेज घूम जा रहा है, फेसबुक पर, इंस्टा, ट्विटर पर घूम जा रहा है, जितने सारे और भी कू ऐप है, बहुत सारे सोशल, टेलीग्राम है, बहुत सारे सोशल एप्स हैं और फास्ट ऐसा हो जा रहा है। बट दैट टाइम वाज नॉट पॉसिबल। तो वही बोल रहा है कि स्केयर दैट लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन सच एज रेलवे एंड टेलीग्राफ वुड बी डिसरप्टेड। रेल को भी और टेलीग्राफ को भी परेशान किया गया, बर्बाद किया गया। तो यहां पर इसको ये कह सकते हैं, द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन। और ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन जो है ने सोच लिया कि किसी तरह से इसको दबा देना है, इस आंदोलन को, जो आंदोलन छुड़ा हुआ है। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन द नेशनलिस्ट, जो भी राष्ट्रीयता लोग हैं उसको दबा देना है, कुचल देना है। और इसमें मैं आपको बता देता हूं, ये जब रेलवे की बात चल रही है तो इस आंदोलन में भी यहाँ पर कुछ कोचिंग सेंटर वाले और कुछ बहुत सारे लोग जो फेमस हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि ये आंदोलन 1857 के जैसा आंदोलन है। तो कितनी गलत बात है। अभी जो बच्चों ने, जो स्टूडेंट ने किया जॉब के लिए, नौकरी के लिए, ये अच्छी बात है, जॉब चाहिए सबको, होना भी चाहिए, आंदोलन होनी भी चाहिए। लेकिन ये कह देना कि ये आंदोलन, ये 1857 वाली स्थिति बन गई है, 1857 सिपाही विद्रोह, और दीज आर द थिंग्स, इट इज वेरी डेंजरस थिंग्स फॉर आवर कंट्री। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि बार बार वैसी स्थिति बने, और उसको उस स्थिति से आप तुलना कर रहे हैं। पढ़े लिखे व्यक्ति समाज में इस तरह से तो काफी ज्यादा ये हो जाता है ना। तो ये सोचने का एक विषय है। सो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइडेड टू क्लैंप डाउन ऑन द नेशनलिस्ट, नीचा गिराना, कुचल देना। लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप, लोकल लीडर को पकड़ा गया, चुन चुन करके नेता लोग को जेल में डालो, इनको जेल भरो अभियान करो, क्योंकि यही तो लीड कर रहे हैं, ये लीड कर रहे हैं। अब मान लीजिए आनंद नगर है, आनंद नगर में कोई एक दो नेता होगा, काफी फेमस होगा, जो लोग उनकी बातों को मानता है, आनंद नगर की एरिया को। उसी तरह से अलग अलग आरा की मैं बात बता दूं तो अलग अलग लोग हैं, उसको जो पावरफुल लोग हैं, कनेक्ट हैं। सो यहाँ पर भी लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर, पंजाब के अमृतसर से उनको पकड़ा गया। एंड महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, महात्मा गांधी, यहां से समझिए इसको, महात्मा गांधी वाज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली। उस आंदोलन में महात्मा गांधी को रोक दिया गया, दिल्ली में आप एंटर नहीं कर सकते हैं, आप जहां भी आंदोलन कर रहे हैं कीजिए, क्योंकि दिल्ली सेंटर पॉइंट था उस समय। तो ऑन 10 अप्रैल द पुलिस इन अमृतसर फायर्ड अपॉन अ पीसफुल प्रोसेशन, और 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में फायरिंग किया शांतिपूर्वक आंदोलनकारियों पर, शांतिपूर्वक आंदोलनकारियों पर पुलिस ने 10 अप्रैल को गोलियां चलाई। प्रोवोकिंग वाइडस्प्रेड अटैक ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवे स्टेशंस, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। यही काला कानून जो है, मार्शल लॉ वाज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। तो जनरल डायर का नाम सुने होंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड में लगातार 10 मिनट तक उसने गोलियां चलवाई। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स कि या दिस इज द सो ऑन 13 अप्रैल द इनफेमस जालियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस। On that day a large crowd, उस दिन बहुत बड़ी मात्रा में भीड़ इकट्ठा था, बहुत लोग आए हुए थे जालियांवाला बाग जो एरिया था। क्राउड गैदर्ड इन द इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जालियांवाला, इनक्लोज मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, बंद कर सकते हैं आप, इनक्लोज्ड मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, इनक्लोज्ड ग्राउंड ऑफ जालियांवाला बाग नाम है जगह का। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, कुछ लोग तो सरकार के खिलाफ आए थे आंदोलन करने के लिए, एंड न्यू रिप्रेसिव मेजर्स, जो नई कानून बनी थी उसके खिलाफ। एंड अदर्स हैड कम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और बहुत सारे लोग और कैसे आए थे ये भी ध्यान दीजिए, इसमें लोग बहुत सारा विरोधाभास है लोगों का। तो ज्यादातर कहिए तो लोग बैसाखी का फेयर जो था, जो अप्रैल के महीने में बैसाखी होती है पंजाब में, उसका ही अटेंड करने के लिए मीटिंग होते हैं आए थे। और उस पर ये होता है कि अपने लोगों से मिलना जुलना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। द बीइंग फ्रॉम द आउटसाइड द सिटी
many villagers were unaware of the martial law that had been imposed. Dyer entered the area. जनरल डायर क्या हुआ, उस एरिया में जहां पर मीटिंग हो रही थी, आंदोलन हो रही थी, सभाएं हो रही थी, वहां पर घुस गया. इंटर द एरिया एंड ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट. ये देखिए, ब्लॉक द एग्जिट पॉइंट मतलब बाहर निकलने के रास्ता को बंद कर दिया. यानी चारों तरफ से तो बाउंड्री था ही, उसके बाद छोटा सा ये गेट था, उसको भी बंद कर दिया. ये आंदोलन करोगे, काला कानून लगा हुआ है, मार्शल रॉलेट एक्ट है, और उस कानून के खिलाफ तुम आंदोलन कर रहे हो. कानून में ये था कि एक साथ इतने सारे लोग इकट्ठा होकर के मीटिंग, सेमिनार, भाषण, स्पीचेस नहीं दे सकते हैं. हाउ कैन पॉसिबल. तो उन्होंने कहा इट्स वेरी बैड एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड. भीड़ पर उन्होंने गोलियां चलवाई और लगातार 10 मिनट तक गोलियां चलवाई जनरल डायर ने. किलिंग हंड्रेड्स, सैकड़ों के लोग मारे गए. His object, as he declared later, was to produce a moral effect, to create in the minds of satyagrahis a feeling of terror and away. तो इस तरह से जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो मेन पोर्शन है, यहाँ तक हम लोगों ने कवर किया. और हम आगे इसके अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो नेशनलिज्म लोग थे, राष्ट्रीयता की भावना के लिए, वो कौन सा पोर्शंस को कवर किया, कैसे कैसे फिर उसको यहाँ से और भी भीड़ को अलग तितिर बितिर करते हुए लोगों को इकट्ठा किया गया. और फिर लोग जनरल डायर, और इस वीडियो में ये भी हम देखेंगे आने वाले न्यू वीडियो में, ये फिगर नंबर 3 को देखिए कि जनरल डायर्स क्रॉलिंग ऑर्डर्स and being administered by the British soldiers, अमृतसर पंजाब 1919. ये देख रहे हैं, ये गलियारा जो दिख रहा है आपको, यही गलियारा है. यहाँ से इतना ही रास्ता से लोग जा सकते हैं और आप आ सकते हैं, और इसी को ब्लॉक कर दिया वो. तो समझ लीजिए ब्लॉक कर दिया, तो इस स्थिति में क्या स्थिति रही होगी. तो मुझे उम्मीद है कि ये जो काला कानून है, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको पूरी तरह से याद रहेगा उसके अनुसार. और हम लोग आगे देखेंगे नेक्स्ट पोर्शन में, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस